अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। गंगा में डुबकी लगाने से गुर्बत खत्म नहीं होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का अमित शाह पर तंज, कहा गांधी जी के कत्ल के बाद आरएसएस ने मिठाइयां तकसीम की थी। उत्तराखंड में एक्सा सिविल कोड पर अमल शुरू। तमाम मजहबों में एक से ज्यादा शादियों पर पाबंदी। बीजेपी की हरियाणा हुकूमत ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया था। दिल्ली हुकूमत की चौकसी ने एक बड़े सानहे को टाल दिया, केजरीवाल का इल्जाम। जेपीसी ने वक्फ कानून में 14 तब्दीलियों को मंजूरी दे दी। गैर मुस्लिम अरकान को रखने की तजवीज़ भी शामिल। असदुद्दीन अवैसी और दीगर ने की तनकीद। अगर वक्फ बोर्ड है तो हुकूमत हिंदुओं और सनातनों को सनातन बोर्ड तोहफे में दे, देवकांत ठाकुर की मांग। शिमला 2017 इस्मत रेजी और कत्ल मुकदमे में 7 पुलिस एहलकारों को उम्र कैद। आईजी की भी पूरी उम्र कटेगी जेल में। और 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनी नॉर्थ गाजा पहुंचे। बिछड़े हुए प्यारों से मुलाकात, टूटे हुए घरों का जायजा, जज्बाती मनाज़िर। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश खबरों की तफसील। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर के रोज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के महकूम दौरे को लेकर सख्त तनकीदें की और कहा कि शाह के गंगा में डूबने से गुर्बत खत्म नहीं हो जाएगी। बीजेपी के खिलाफ बड़े पैमाने पर तनकीद करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा है कि भगवा पार्टी के कायदीन कैमरों की खातिर गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते हैं। हालांकि खड़गे ने वाजे किया है कि वो किसी के अकीदे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इन्होंने कहा है कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गुर्बत खत्म हो जाती है? क्या ये आपका पेट भरता है? मैं किसी के अकीदे पर सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि जब कोई बच्चा भूख से मर रहा है, स्कूल नहीं जाता है, मजदूरों को उनकी वाजिबात नहीं मिलते हैं, ऐसे वक्त में ये लोग हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। खड़गे यहीं नहीं रुके, इन्होंने आरएसएस पर भी जमकर तनकीदें की। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस मिठाई तकसीम कर रही थी। लेकिन धर्म के नाम पे अगर किसी समाज में गरीबों की लूट होती है, शोषण होती है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी जी ने ये कहा था और वल्लभ भाई पटेल ने इनको उस वक्त जब गांधी जी को ये लोग गोली मारे, उनकी मृत्यु किए, तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल, जरा खामोश बैठो भाई, तुम्हारा जोश बाद में दिखाओ। चुनाव में उसमें 4 फरवरी
1948 को एक पत्रकार के सामने उन्होंने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये वल्लभ भाई पटेल बोले। इस आरएसएस को उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया। वही वल्लभ पटेल के और नेहरू जी के बीच में ये लोग झगड़ा लगाते हैं। अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो बैन करूंगा। तो आरएसएस को उन्होंने बैन कर दिया, वल्लभ भाई पटेल। और ये लोग बोलते हैं, आरएसएस के लोग ये बोलते हैं, अभी भी बीजेपी के लोग बोलते हैं। भाइयों, मैं सच बात ये बताना चाहता हूं, नेहरू जी भी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है महाकुंभ में धर्म संसद के मौके पर हेमा मालिनी ने भी फिक्रमंदी का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म को खतरा लाहक है। इन्होंने कहा है कि धर्म संसद में जिस किस्म की सहूलियात मौजूद हैं, ऐसी सहूलियात ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में मौजूद नहीं। हेमा मालिनी जब धर्म संसद में ये कह रही थी, शायद वो भूल चुकी थी कि धर्मेंद्र से शादी करने के लिए इन्होंने झूठ मूठ ही सही इस्लाम कबूल किया था। कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सनातनियों को कुछ गलत बातें करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ है वो सब ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये सनातन की बात कर रहे हैं इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संतों। सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है और न भारतीय राष्ट्र का। दुनिया में सनातन ही एक धर्म ऐसा है, सभी धर्म का स्वागत करता है, किसी से भी धर्म का विरोध नहीं करता। क्या मुस्लिम और ईसाई धर्म ऐसा करता है? नहीं करता है। सनातन धर्म विश्व में फैले करोड़ों सनातनियों की सांझी विरासत है, लेकिन हमारी ये सांझी विरासत आज संकट में है। संकट। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल खरगे के बयान पर सख्त नाराज नजर आए। इन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खरगे ने यह बात महू में कही जहां BR अम्बेडकर की पैदाइश हुई थी। इन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस का कोई वज़ीर-ए-आज़म BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर महू गया था? वज़ीर-ए-आज़म मोदी 2016 में इस तकरीब में शिरकत करने वाले वाहिद वज़ीर-ए-आज़म थे। ये वो महू में बोल रहे हैं जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। मैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को ये पूछना चाह रहा हूं कि बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ, देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में। उसके बाद से महू में 14 अप्रैल के कार्यक्रम हो रहे हैं।
दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज महाकुंभ में पूरी शंकराचार्य से मुलाकात की। उनके हमरा योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अमित शाह आज महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे थे। उत्तराखंड मुल्क की पहली रियासत बन गई जहां पर एक्शन सिविल कोड पर अमल शुरू हुआ है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के कायदों का ऐलान किया और कहा कि तमाम मजहबों में एक से ज्यादा शादियों पर पाबंदी होगी और बेटियों को माबाकी जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलेगा। धामी ने कहा है कि जब तक पहली बीवी जिंदा है, शौहर को दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप्स को रजिस्टर कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रार जोड़े के वालिदैन को इत्तला देगा। इन्होंने कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को भी जायदाद में बराबर का हक दिया जाएगा। तमाम मजहब में शादी की कम से कम उम्र लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल रखी गई है। चीफ मिनिस्टर धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड डे मनाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि यूसीसी से भेदभाव खत्म होगा। धामी ने इस सिलसिले में यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। धामी ने कहा है कि यूसीसी किसी एक मजहब के खिलाफ नहीं है। दूसरी जानिब उत्तराखंड में यूसीसी के निफाज के बारे में सीपीआईएम बरिंदकरात ने कहा है कि ये ना तो एक्सा है और ना ही सिविल है, ये सबसे ज़्यादा गैर मुहज़्ज़िब कोड है। ये डायरेक्टोरल उसूलों के आर्टिकल 44 के तहत आइनी तफहीम के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि ये मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक बार जब हर रियासत को यह हक दिया जाता है तो अब ये एक्सा नहीं रहता, बल्कि रियासती हुकूमत के ज़रिए तय किया जाता है। The uniform, nor is it at all civil. It's the most uncivil code. First of all, it's against the constitutional understanding under Article 44 of the Directive Principles that it is the union government which has a responsibility. Here you are giving every state the right. So once you give every state the right, obviously it's no longer uniform, but it's determined by the state government. Secondly, I have seen that bill, and it has absolutely nothing to do with the protection of women's rights and everything to do with the protection of the narrow political agenda of the BJP RSS. For example, if it is so pro-woman, why are tribal women kept out of it? Why this punishment against tribal women to keep them out of a law which the government... आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को हरियाणा और यूपी से पीने के लिए पानी मिलता है। यमुना में पानी हरियाणा से दिल्ली में आता है। बीजेपी की हरियाणा हुकूमत ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया था। ताहम दिल्ली जल बोर्ड इस पानी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए काफ़ी चौकस थी और इसे रोक दिया, वरना इससे दिल्ली में बड़े पैमाने पर हलाकतें होती। इन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने पानी में इस तरह का जहर मिलाया जिसका इलाज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। इस तरह की सियासी दुश्मन मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है
इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था, कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं, कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। दूसरी जानिब हरियाणा के वजीर श्रुति चौधरी का कहना है कि केजरीवाल के पास और कुछ नहीं है। हरियाणा अपने रोल में कभी नाकाम नहीं होता और चीफ मिनिस्टर ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये महज इंतखाबी चाल है। उनके पास और कुछ है ही नहीं। हरियाणा अपने रोल में कभी नहीं चूकता और आज माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज का जवाब दिया कि दोनों चीफ सेक्रेटरीज को आप बुला लीजिए, अगर हरियाणा की क्वालिटी में कोई कमी है तो वो बात सामने आ जाएगी, जो नहीं है ये तो केवल चुनावी मुद्दे, इलेक्शन है इसलिए बिल्कुल और कुछ नहीं। हमेशा ड्रामा, आम आदमी पार्टी नहीं है ड्रामा पार्टी। वक्फ जेपीसी के बारे में बनाई गई पार्लिमानी कमेटी में इस बिल के मुसव्वदे में 14 तब्दीलियों के हक में वोट दिया। पिछले साल अगस्त में इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था और 14 तब्दीलियों की तजवीज़ पेश की गई थी। जिन 14 तब्दीलियों की तजवीज़ पेश की गई है, इनमें वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम अरकान को शामिल करने की तजवीज़ भी शामिल है। एक और तब्दीली ये है कि वक्फ बोर्ड में सरकारी ओहदेदारों को भी शामिल किया जाएगा, जो ये फैसला करेंगे कि कोई भी जायदाद वक्फ है या नहीं। हुक्मरान बीजेपी के अरकान ने तब्दीलियों की तजवीज़ पेश की, जिनमें निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या और अपराजिता सारंगी शामिल हैं। अपोजिशन की तजवीज़ों को 10 के मुकाबले 16 वोटों से रद्द कर दिया गया। जेपीसी में 16 अरकान का ताल्लुक बीजेपी और इत्तेहादी पार्टियों से है और 10 का अपोजिशन पार्टियों से। बीजेपी का कहना है कि वक्फ कानून में तब्दीलियों का मकसद उन मुस्लिम खवातीन को बाइख्तियार बनाना है जिन्हें पुराने कानून से तकलीफ होती थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन अवैसी और तृणमूल कांग्रेस लीडर कल्याण बनर्जी ने इन तब्दीलियों को मजहबी आज़ादी पर हमला करार दिया। असदुद्दीन अवैसी और डीएम के रुकन कनिमोजी ने कहा है कि इससे दस्तूर के कई दफात के खिलाफ वर्जी होती है, जिनमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 30 शामिल हैं। आर्टिकल 15 का ताल्लुक मजहबी आज़ादी से है, जबकि आर्टिकल 30 अक़लियती तबकों को अपने तालीमी इदारे चलाने का इख्तियार देता है। Superimpose the Hindutva ideology on the Waqf board. So we condemn this, and the behavior of the chairman today, he has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, the speaker always names a person, are you moving your amendment? Yes, sir. Then 1 minute is given by the honourable speaker to explain why you are moving the amendment. But here we have seen the honourable Mr. Chairman has become not only the mover but also mover of my amendment. And then he's raising his hand to oppose my amendment. This is a joke. Give the announcement. My amendment, I am not moving, he is moving. And then he's raising his hand to oppose my amendment. And then he say, okay, he counted himself. So he is the mover, proposer, everything has become. So this exactly shows us what government is doing. And if you see the amendments that have been moved by the BJP and by the allies, they are obnoxious. They are not to save the Waqf property, I say. And it is very surprising and shocking that Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Nitish Kumar and Mr. Chirag Paswan, though they are part of BJP, supporting Mr. Modi's party, but you are supporting these obnoxious amendments which will destroy the whole Waqf property.
Someday they will have to come back to the people. Right now they are having their political honeymoon. But as you rightly know, that this great country of ours has seen many political honeymoons. And then you have political lunar eclipse, solar eclipse will happen for them also. I'm very surprised and shocked that all these three allies have supported these amendments, and we strongly reject what has happened today. And please remember that tomorrow the draft report will be shared to us. How is it humanly possible for all the members representing different political parties? That draft report will not be less than minimum 400 to 500 pages. And by 29th we have to give, if we don't agree with that report. How is it possible? What is this? You are making a mockery of the parliamentary system. The reason standing committees or the joint working committee has formed is because in the parliament you do not get enough time to speak on every clause. But that is why a committee is formed. And even in that committee, you are superimposing on us, you are pushing us to the wall. So this whole behavior of what has happened today and what has happened in the last 6 months, it is completely uncalled for. It is not good for a democracy. And as I have said earlier, this bill, if it becomes law, this will be an interference in the Muslim personal law of Muslims. This will be weakening our pluralism and diversity of our country. This will be a great attack on Article 26 of our Indian Constitution. So these are the important points. And throughout the country, as far as the Muslim community is concerned, everyone has rejected this proposed bill. वक्फ बोर्ड पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के बारे में सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि चेयरमैन ने अरकान को अपनी तरामीम पेश करने की भी इजाज़त नहीं दी। अगर आप बीजेपी और इसके हलीफों की तरफ से पेश की गई तरामीम को देखें तो ये काबिल एतराज़ है। वो वक्फ इमलाक को बचाने के लिए नहीं हैं। फ़िलहाल वो अपना सियासी हनीमून मना रहे हैं, लेकिन हमारे अजीम मुल्क में बहुत से सियासी हनीमून हुए हैं। इसके बाद सियासी चांद और सूरज ग्रहण होते हैं। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 6 माह में जो कुछ भी हुआ है वो जमहूरियत में अच्छा नहीं और मुकम्मल तौर पर गैर ज़रूरी है। So we condemn this, and the behavior of the chairman today, he has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, the speaker always names a person, are you moving your amendment? Yes, sir. Then 1 minute is given by the honourable speaker to explain why you are moving the amendment. But here we have seen the honourable Mr. Chairman has become not only the mover but also mover. वक्फ तरमीमी बिल पर कांग्रेस के रुकन और जेपीसी के रुकन इमरान मसूद ने कहा है कि आज जिस तरह कार्रवाई हुई तारीख इसे याद रखेगी। वो वक्फ को तबाह करने के लिए कानून ला रहे हैं। अगर आप दुनिया के नज़्म-ओ-नस्क को बेहतर बनाने के लिए कुछ लाते हुए होते हैं तो मुल्क इसका खैर मकदम करता है, लेकिन आप वक्फ को तबाह करने के लिए कानून ला रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हम लड़ते रहेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। से आज काम हुआ वो इतिहास याद रखेगा। वक्फ को बर्बाद करने का ये कानून लाने की तैयारी है। वक्फ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर के ये कह रहे हैं कि वक्फ हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। उस स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2006 में अगर वक्फ प्रॉपर्टी का प्रबंधन सही से हो जाता तो 12,000 करोड़ की आमदनी होती। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इतना आपने मानने के बाद अगर आज के हिसाब से माने तो 50,000 करोड़ बैठे तो जरूरत ही ना रहे मुसलमान को। अगर वक्त का प्रबंधन करने के लिए आप कुछ लेकर आते तो सारा देश सब लोग स्वागत करते हैं। लेकिन आज वक्त के अंदर जिस प्रकार का इसमें हुआ है वो वक्त को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। नहीं तो पार्लियामेंट से बड़ा तो कोई एमपी है ही नहीं, कौन मना कर रहा है। मैं तो बात तो जायसवाल साहब की कह रहा हूं, लेकिन परंपराएं रही हैं देश के अंदर कि अगर आप बहुमत के अंदर हैं तो बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के लोगों को क्रश कर दो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गाड़ी के
पहिए हैं, दोनों चलेंगे तो दोनों तभी चलेगा। एक पहिए को आप पंचर कर दोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। इमाम सर आगे कैसे? देखिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हम कैसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, हम जाएंगे कोर्ट भी। अगर आज ये होगा इसके बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम लोग तैयारी के साथ लड़ेंगे। पार्लियामेंट में विरोध करने के लिए आपके पास सारा बल है उतना? देखिए जो भी होगा सबके चेहरे तो साफ होंगे ना। जो लोग पर्दे के पीछे रह करके बातें करते हैं उनके तो चेहरे साफ होंगे ना। आज 2 लोगों के तो साफ हो गए, टीडीपी के और जेडीयू के, तो सबके चेहरे साफ होंगे। जेपीसी वक्फ बोर्ड के इजलास पर एसपी एमपी मुहिबुल्लाह नदवी का कहना है कि जब ये वक्फ बिल पेश किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये मुसलमानों की वक्फ अराजी छीनने की एक कोशिश है। इजलास में शरीक स्टेक होल्डर्स ने भी बिल की मुखालिफत की। मुल्क का पैसा इन इजलासों में ज़ाय किया जा रहा है। क़ब्ल ही ये फैसला किया गया था कि हर 15 दिन बाद इजलास बुलाया जाएगा। फिर भी मीटिंगें इतनी कसरत से बुलाई जाती थीं, एजेंडा रातों रात बदल दिया जाता था और मीटिंगें अक्सर दूसरी रियासतों में हुआ करती थीं। देखिए, हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू दिन ही जब ये वक्फ बिल आया था उसी वक्त बता दिया था कि चंद लोगों को ये जमीनें देने की और मुसलमानों की वक्फ की जमीनें इनकी नजर अब उस पर पड़ गई है और ये उसको छीनना चाहते हैं और ये माइनॉरिटीज और खासतौर पर मुस्लिम को निशाना बनाने की इनकी शुरुआत है। जैसे उन्होंने कहा था माननीय अध्यक्ष जी ने, वैसे ही हुआ। आज 6-7 महीने की पूरी एक्सरसाइज के बाद वो सब बेकार चीजें चली गई और इन्होंने जिस तरह से नंबर उसमें डाले थे, नंबर ऑफ नंबर, उस वोटिंग पर हम चाहते थे कि क्लाउज बाई क्लाउज जो है वो डिस्कशन हो, उसमें ये हार रहे थे। जो लोग स्टेक होल्डर्स आए थे वो अपोज कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे बिल को, उसमें ये हार रहे थे। तो इनकी समझ में कुछ नहीं आया। इन्होंने कहा कि इलेक्शन, अभी अगर इलेक्शनिंग के जरिए से क्लोज बाय क्लोज नहीं करना था, इलेक्शन के जरिए से करना था, तो कमेटी काय के लिए बनाई थी, उसी दिन कर लेते इलेक्शन। लेकिन ये जो देश का जो पैसा बर्बाद हुआ, वो इतनी जगहों पर, इतने स्टेट पर हम लोग गए, भागे दौड़े, अपने बच्चों को नहीं देखा, कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, कि वक्फ का ये धोखा देने की बात है। और ये भाजपा और उसके अलायंस जितने भी हैं, ये धोखा देने के जरिए से ही इख्तिदार में आए हैं और ये जो शपथ लेते हैं उसी के खिलाफ करते हैं। और इस अमेंडमेंट बिल से बहुत से चेहरों को हमने पहचाना है जो बज़ाहिर सेकुलर लगते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता लालच है, उनकी मानसिकता जो है वो खुद गर्जी है और वो पहचान लिए गए हैं। चाहे वो जिन बैसाखियों के साथ, वो वही लोग हैं जो इनको कभी बुरा भी कहते थे, फिर इनके साथ भी खड़े हैं और वो इस मौके पर पता चल गया कि वो कितने जो है वो सच्चाई के साथ हैं और कितने खिलाफ। महाकुंभ के सनातन धर्म संसद में रूहानी पेशवा देवकानंद ठाकुर ने कहा है कि हमने सनातन हिंदू बोर्ड एक्ट के लिए एक तजवीज़ तैयार की है और यहाँ मौजूद सभी मजहबी रहनुमाओं ने इस पर इत्तेफाक भी किया। हम इस आइन को हुकूमत हिंद को भेजेंगे और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इस पर बात करने के लिए वक्त मांगेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगर वक्फ बोर्ड है तो हुकूमत हिंदुओं और सनातनों को सनातन बोर्ड तोहफे में देगी। चंडीगढ़ की एक सीबीआई अदालत ने हिमाचल प्रदेश के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ज़हूर हैदर जैदी और 7 दीगर पुलिस एहलकारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये सज़ा 2017 में शिमला की कोटखाई में 16 साला स्कूली तालिबा की इस्मत रेजी और कत्ल के एक मुलजिम की हिरासत में मौत के बाद सुनाई गई है। सज़ा पाने वाले पुलिस अफसरों में उस वक्त के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी मनोज जोशी, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दीप चंद शर्मा, हेड कांस्टेबल मोहन लाल, सूरज सिंह और रफ़ी मोहम्मद के अलावा कांस्टेबल रंजीत शामिल हैं। सज़ा की समाअत के दौरान मुजरिमों के वकीलों ने उनकी उम्र, ख़ानदानी जिम्मेदारियों और अच्छे सर्विस रिकॉर्ड का हवाला देते हुए नरमी की दरख्वास्त की थी। अदालत ने मुजरिमों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। हिमाचल ही नहीं, पूरे देश में इस सारे मामले को लेकर के जब गुड़िया की हत्या हुई थी, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के दौरान पूरे देश भर में एक इस तरह का एक माहौल खड़ा हुआ था। गुड़िया के इस हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ, उनके
खिलाफ सजा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सारी चीज को लेकर के। और मुझे इस बात को लेकर के आज जो फैसला है ये बहुत महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से, क्योंकि जिनको इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी दी गई थी, एसआईटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने वाले जाकर के एक और हत्या करके आ जाते हैं, और वो भी जेल में जो आरोपी के रूप में रखा था, माना गया था कि भाई वो कोई एक आरोपी है, और उनकी हत्या वहां पर करके आ गए। और उसके बाद उस सारे मामले को लेकर के एक नया टर्न जो है वो उस सारे घटनाक्रम में आया। और आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि एक लंबे अरसे के पश्चात एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई की जो कंप्लीट हुई, और कंप्लीट होने के बाद जजमेंट आई है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई इसमें सुनाई गई। और कार्रवाई भी ये कार्रवाई सुनाई गई है जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी, पुलिस के आईपीएस रैंक के अधिकारी और दूसरे अधिकारी जो हैं जो उसमें शामिल थे, उनके खिलाफ जो है वो 302, 120B की सेक्शन भी लगी है, और उसके साथ उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये बात लग है कि अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उनको जाने का अधिकार है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये एक पूरे देश भर के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, यानी कि पुलिस के भी अधिकारी अगर गलत करेंगे वो भी कानून से ऊपर नहीं है। इस बात का बड़ा साफ संदेश दिया है इस कोर्ट ने। और मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये गुड़िया हत्याकांड जो है वो जुलाई 2017 में जब घटित हुआ था, और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, और उसके लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने में के बाद जो है जो अधिकारी उसमें रखे थे, पुलिस के कर्मचारी उसमें थे, वो एक और हत्या करके आते हैं। तो ऐसे में इस सारी घटना को अब जो है वो एक मैं समझता हूं कि एक विराम यहां आ गया है कि गुड़िया का हत्यारा भी आज जेल की सलाखों के पीछे है। और इसके अलावा जो सूरज जिसकी कस्टोडियल डेथ हुई है वहां पर जेल के अंदर, और उन अधिकारियों के माध्यम से हुई है, कर्मचारियों के माध्यम से हुई है जो इस सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, वो लोग उसमें शामिल थे, उनके माध्यम से उनको अब सजा आज सुनाई गई। दिल्ली के क्रियापा परेड ग्राउंड में सालाना एनसीसी पीएम रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात होते हैं, लेकिन भारत में इंतखाबात हर चंद माह बाद होते हैं। आज़ादी के बाद बहुत लंबे अरसे तक लोकसभा और विधानसभा इंतखाबात एक साथ होते थे, लेकिन फिर ये सिलसिला टूट गया, जिससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। मुल्क में एक अहम बहस चल रही है, यह बहस एक मुल्क एक इंतखाब की है। इन्होंने कहा है कि मैं मुल्क की आवाम से दरख्वास्त करता हूं कि वो बड़ी तादाद में इस बहस का हिस्सा बने। पूरे मुल्क में इस पर बहस होनी चाहिए ताकि मुल्क सही सिमत में आगे बढ़ सके। उत्तराखंड में यूसीसी के निफाज पर बिहार के पूर्णिया से आजाद रुकन पार्लिमान पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी को किसानों, रोजगार, सयाहों, सेहत का हक, तालीम का हक याद नहीं आता। ये गांधी के नजरियात और अंबेडकर के आइन पर हमला है। बीजेपी मजबूत जमहूरियत के लिए नहीं जानी जाती। जिस तरह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए खतरा बन गए हैं, इसी तरह बीजेपी 44 जबानों, आइन और वासुदेव कुटुंब के लिए खतरा बन गई है। देखिए, एक बात समझिए, हमेशा इनको रोजगार याद नहीं आते, इन्हें किसान याद नहीं आता, उत्तराखंड के पर्यटक इन्हें याद नहीं आते, इन्हें हेल्थ टू राइट नहीं याद आता, इन्हें राइट टू एजुकेशन याद नहीं आता। हमेशा ये एक नए विवादों के बीच सतत प्रयास है, प्रक्रिया है इनकी। इससे देश के संविधान का जो अनुच्छेद धारा है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी तरह के धर्म, मजहब, वर्ग, समूह, क्षेत्र, भाषा को
अलग अलग आजादी दी है। तो इनका जो हमला है गांधी के थॉट पे भी है, अंबेडकर के संविधान पे भी है, और बीजेपी संविधान को मानती ही नहीं है और मजबूत डेमोक्रेसी के लिए बीजेपी नहीं जानी जाती है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए खतरा बन चुके हैं, वैसे बीजेपी इस देश के 44 भाषा और सभी धर्मों के अधिकार, आजादी, संविधान और वसुधैव कुटुंबकम के लिए खतरा बन गए हैं। इनका कोई भी निर्णय देश और विचारों के आधार पर, विकास के आधार पर नहीं होता है, सत्ता और कुर्सी के आधार पर होता है। जब जब कोई चुनाव आता है ये हमेशा विवाद वाले बिंदु को चुनते हैं। तो अब लोग उब चुके हैं, लोग जान चुके हैं कि बीजेपी से आप कोई उम्मीद मत कीजिए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। इसीलिए बीजेपी से आप युवाओं की बात, महिलाओं की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात, विकास की बात, संविधान की बात, आरक्षण की बात, जाति जनगणना की बात नहीं करिए। ये उतना ही काम करेंगे जितना में इनकी सत्ता, सियासत बनी रहे, नफरत चलता रहे और सियासत के लिए कोई भी कुकर्म, कोई भी पाप। जनवरी को पंजाब के अमृतसर में 26 BR अम्बेडकर के मुजस्समों की तोड़फोड़ पर कांग्रेस लीडर मुमताज पटेल ने कहा है कि यौम जमहूरिया था और ऐसे दिन सख्त सिक्योरिटी होती है और इस तरह का वाक़या पेश आता है। इस वाक़े को 24 घंटे हो चुके हैं और अब भी आम आदमी पार्टी की हुकूमत खामोश है। फिल्मी अदाकार और सीनियर सियासतदान राज बब्बर ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुमताज़ फिल्मी अदाकार और 5 बार रुकन पार्लिमान राज बब्बर ने आज जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने भरपूर गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया और कीमती बसीरत का तबादला ख्याल किया। उमर अब्दुल्ला ने इस दौरे के लिए अपनी तारीफ का इजहार करने के लिए सोशल मीडिया पर जाकर लिखा, मुमताज़ फिल्मी अदाकार और 5 बार के मेंबर पार्लिमान राज बब्बर जी ने आज मुझे जम्मू में मेरी रिहाइशगाह पर आकर इज्जत बख्शी। हमने बेशुमार मौज़ूआत की तलाश की, गहरी बसीरत और नुक्ते नज़र का तबादला किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से उर्दू मीडियम तलबा में तालीमी इमदाद का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने जरचला, महबूबनगर और आसपास के तालीमी इदारों के तलबा में ऑल इन वन गाइड्स की तक़सीम अंजाम दी। महबूबनगर में मुकामी मजलिस के इंचार्ज जाबिर बिन सईद अल जाबरी के अलावा मजलिस के सदूर व मोतबदीन और कारकुन भी मौजूद थे। तलबा के अलावा औलिया तलबा और असातिज़ा ने भी इन प्रोग्रामों में शिरकत की है। हजारों फलस्तीनी गाजा जंग में शुरू होने के बाद पहली मरतबा नॉर्थ गाजा में वापस लौटे। इस मौके पर फलस्तीनियों ने जश्न मनाया। ये लोग कॉरिडोर पार करके अपने घरों को लौटे हैं। इस्राएली फौज ने कहा है कि फलस्तीनियों को सुबह 7 बजे से अल रशीद स्ट्रीट पार करके जाने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा सुबह 9 बजे से सलाहुद्दीन स्ट्रीट पार करने का मौका दिया गया। फलस्तीनियों ने कहा है कि यह उनके लिए एक तारीखी लम्हा है। जंगबंदी पर अमल शुरू होने के बाद से फलस्तीनी अपने घरों को वापस लौटना चाहते थे। खबरों में कहा गया है कि पहले 2 घंटे में 2 लाख फलस्तीनी नॉर्थ गाजा में वापस हुए। कई लोग पैदल भी सफ़र कर रहे थे। बाज़ लोगों ने बताया कि वो जब वापस हुए तो इन्होंने अपने घरों को तबाह हालत में देखा। इसराइल के हमलों के दौरान कई लोग बिछड़ भी गए थे। ऐसे कई लोगों का मिलाप भी हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक नॉर्थ गाजा में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है
और 74% इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन हवाई जहाज में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि गजा तबाह हो चुका है, इसे दोबारा बनाने और इसे साफ करने के लिए उन लोगों को हटाना चाहिए। ये लोग 1 मिलियन या 1.5 मिलियन हैं। इन्होंने कहा है कि गजा के लोगों को आर्जी तौर पर हटाया जा सकता है या मुस्तकिल तौर पर भी हटाया जा सकता है। इसराइल के कट्टर वजीर फाइनेंस ने ट्रंप की उस तजवीज़ की तायद की है और इसे बेहतरीन ख्याल करार दिया। अरब लीग ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और वार्निंग दी है कि यह फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से उखाड़ने का एक ज़रिया है। जॉर्डन के वजीर ख़ारजा एमन सफवादी ने कहा है कि हमने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जॉर्डन के लोगों के लिए है और फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों के लिए है। इजिप्ट की वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा है कि वो फ़लस्तीनियों के अटूट हुकूक़ में दखल नहीं देगी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गंगा में डुबकी लगाने से गुर्बत खत्म नहीं होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का अमित शाह पर तंज, कहा गांधी जी के कत्ल के बाद आरएसएस ने मिठाइयां तकसीम की थी। उत्तराखंड में एक्सा सिविल कोड पर अमल शुरू। तमाम मजहबों में 1 से ज्यादा शादियों पर पाबंदी। बीजेपी की हरियाणा हुकूमत ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया था। दिल्ली हुकूमत की चौकसी ने एक बड़े सानिह को टाल दिया, केजरीवाल का इल्जाम। जेपीसी ने वक्फ कानून में 14 तब्दीलियों को मंजूरी दे दी। गैर मुस्लिम अरकान को रखने की तजवीज़ भी शामिल। असदुद्दीन अवैसी और दीगर ने की तनकीद। अगर वक्फ बोर्ड है तो हुकूमत हिंदुओं और सनातनों को सनातन बोर्ड तोहफे में दे, देवकंद ठाकुर की मांग। शिमला 2017 इस्मत रिजी और कत्ल मुकदमे में 7 पुलिस एहलकारों की उम्र कैद। 7 पुलिस एहलकारों को उम्र कैद। आईजी की भी पूरी उम्र कटेगी जेल में। और 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनी नॉर्थ गाजा पहुंचे। बिछड़े हुए प्यारों से मुलाकात, टूटे हुए घरों का जायजा, जज्बाती मनाज़िर। इसी के साथ प्राइम टाइम अख्ताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।